मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की ओर से कानून की जानकारी के लिए जो विषय आज मैंने चुना है, वैधानिक जमानत यानी डिफ़ॉल्ट जमानत। दोस्तों, ये बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वैधानिक जमानत क्या होती है, डिफ़ॉल्ट जमानत क्या होती है, कैसे ली जाती है। दोस्तों, ये आपने अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो, कानून से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, साहसी और ईमानदार व्यक्ति को कभी भी हथियारों की आवश्यकता नहीं होती, हाँ, लेकिन उसे जमानत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसी विषय पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में आज आपके सामने मैं ये जानकारियां आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। हमारे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में अदालतों बहुत तकनीकी नहीं होती हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में झुकना चाहिए। हमारे देश में आपराधिक कानून का सामान्य सिद्धांत है, जब तक किसी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित ना हो पाए तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है। किसी मामले की सुनवाई और निर्णय पूरे होने तक एफआईआर दर्ज करने की तारीख से कानून में विभिन्न प्रकार की जमानतों पर एक अभियुक्त को रिहा करने के लिए कई प्रावधान हैं। असंख्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जमानत किसी व्यक्ति की अधिकार और स्वतंत्रता है और तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। अधिकतर हम अग्रिम या नियमित जमानत के बारे में सुनते हैं। आपने एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत, रेगुलर बेल जमानत के बारे में सुना होगा। हालांकि जमानत का एक और कम सुनाई देने का वाला रूप है यह, जिसे डिफ़ॉल्ट जमानत या वैधानिक जमानत कहा जाता है। जमानत केवल योग्यता के विचार पर होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट जमानत को छोड़कर जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167/2 के तहत है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के बाद जजों को पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने में विफलता पर जमानत दी जाती है। एक आरोपी हिरासत में है। डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के हक के लिए इस धारा के दो प्रकार उपलब्ध हैं। संहिता की धारा 167(2) की उपधारा A1 यह बताती है कि 90 दिन अधिकतम अनुमेय अभिरक्षा होगी, जहां जांच का संबंध मौत की सजा, आजीवन कारावास या किसी अवधि के लिए कारावास नहीं से कम 10 साल। इस सवाल पर क्या उस अपराध के संबंध में जिसे के लिए दंडनीय सजा 10 साल तक बढ़ सकती है? अभियुक्त को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 167/2 के तहत जमानत का अधिकार है, जो जांच के हिस्से में चूक के कारण एजेंसी 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पा रही हैं या नहीं करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि क्या अपराध एक है
जिसके लिए 10 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दी जा सकती है। यह अपरिहार्य की अदालत को 10 साल से कम अवधि के कारावास की सजा देने का भी विवेक हो सकता है। एक कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ा सकता है। कारावास के साथ दंडनीय अपराध के मामले में अधिकतम हिरासत 60 दिन की होगी। राकेश कुमार पाल 2017 के मामले में जहां आरोपी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13/1 के तहत आरोप लगाया था, जिसे 4 साल से कम नहीं लेकिन जो 10 साल तक का हो सकता है के लिए कारावास की सजा, राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 10 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने की तिथि 90 दिनों की समाप्ति पर शुरू होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री मदन भीमराव लोकुर ने कहा कि याचिकाकर्ता ने डिफॉल्ट जमानत प्राप्त करने की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसे उन्होंने 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। वर्षों से उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी और उन्हें उनकी रिहाई के लिए जमानत देने के लिए तैयार किया गया था। इसी तरह उच्च न्यायालय द्वारा उचित शर्तों और जमानत की शर्तों के साथ रिहा करने के लिए तैयार किया गया था। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री दीपक गुप्ता जी ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 167(2)(a)(i) केवल उन मामलों में लागू होती है जहां अभियुक्त को मृत्यु के साथ दंडित किया जाता है। अपराध और किसी भी कम सजा, आजीवन कारावास और किसी भी कम सजा के साथ दंडनीय और 10 साल तक की न्यूनतम सजा के साथ दंडनीय अपराध साबित हो। सभी मामलों में जहां न्यूनतम सजा 10 साल से कम है लेकिन अधिकतम सजा मौत या उम्र कैद नहीं है, तो धारा 167(2)(a)(2) लागू होगा। लेकिन अभियुक्त 60 दिनों के बाद डिफॉल्ट जमानत देने का हकदार हो जाता है। यदि मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, यह भी आयोजित किया गया था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में हमें नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत तकनीकी नहीं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में झुकना चाहिए। असलम बाबालाल देसाई 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संहिता के प्रावधान विशेष धारा 57 में 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं लिए जाने वाले व्यक्ति और 167 हिरासत, रिमांड और डिफॉल्ट जमानत प्रकट कर विधायी चिंता यह है कि एक बार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को पुलिस द्वारा अदालत के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार करने के साथ हस्तक्षेप किया गया है, तो जांच को अत्यधिक आग्रह के साथ किया जाना चाहिए और अंतिम धारा 16 से धारा 167 द्वारा अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 2 संहिता का यह महसूस किया जाना चाहिए कि उक्त प्रोविजन को संहिता में समय की वृद्धि के माध्यम से पेश किया गया था, जिसके लिए गिरफ्तार अभियुक्तों को हिरासत में रखा जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए अभियोजन एजेंसी को यह महसूस करना चाहिए कि यदि मामले की जांच में तत्परता दिखाने में विफल रहती है और निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दायर करने के लिए चूक करती है, तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा। धारा 167(2) के तहत आदेश को पारित अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा।
167(2) के तहत उस आदेश को पारित करने का आदेश धारा 437(1) या 2 के तहत एक आदेश होगा। गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत ली जा सकती है या धारा 439(1) उच्च की विशेष शक्तियों जमानत के संबंध में सत्र न्यायालय या न्यायालय, चूंकि धारा 167 में जमानत रद्द करने का अधिकार नहीं है, इसलिए जमानत रद्द करने की शक्ति का पता केवल संहिता की धारा 467(5) या 439(2) में लगाया जा सकता है। फिर भी जमानत को उन विचारों पर रद्द किया जा सकता है जो कि धारा 437(1) या 2 या धारा 439(1) के तहत दी गई जमानत रद्द करने के लिए मान्य है। जमानत देने के लिए मामला कोई कोर्ट की धारा 167(2) के तहत नहीं बनाया जाएगा यदि चार्जशीट 90 दिनों या 60 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की जाती है। जैसा कि मामला हो सकता है पहले रिमांड की तारीख से एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार खो जाता है। डिफॉल्ट जमानत पुलिस की नोक झोंक पर एक ऐसा जो जांच की पूरी न करने के लिए अभियुक्त के पहले रिमांड के 90 दिनों या 60 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए है। हालांकि अभियोजन के आवेदन पर रिमांड के विस्तार के एक औपचारिक न्यायिक आदेश को पारित करने में एक न्यायाधीश की विफलता के लिए डिफॉल्ट जमानत उपाय नहीं है। अधिकतम मैक्सिमम एक्ट क्यूरिक नेक्टिम ग्रेटाबिट का अर्थ है न्यायालय का एक अधिनियम किसी को भी पूर्वाग्रहित करेगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमानत के लिए इस तरह की जमीन को धारा 167(2) या संहिता की धारा 437 के तहत स्थापित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वैधानिक जमानत, डिफॉल्ट जमानत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस 60 दिनों में या 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आपको वैधानिक जमानत या बाय डिफॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाता है। आप अपने वकील के माध्यम से बाय डिफॉल्ट जमानत माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो लेंदी या बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें मैंने पूरी कोशिश करता हूं जो मेरी नॉलेज है मैं आपके द्वारा या आपको मैं समझाऊं। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं अपनी गलती को दुरुस्त कर सकूं और आपको सही गाइडेंस कर सकूं। अगेन दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल एक्सपर्ट दिल्ली में आपका स्वागत है। जय हिंद।